डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। बेतिया जिले के अंचल कार्यालय के काउंटर क्लर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी की टीम ने मंगलवार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल गिरफ्तार क्लर्क बेतिया जिले के चुनपटिया थाना क्षेत्र के पकड़िहार गांव निवासी राजकुमार मिश्रा बताया गया। इस संबंध में पीड़ित बालेश्वर कुमार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत है। राजकुमार मिश्रा मेरे जमीन की जमाबंदी जो लॉक है उसे अनलॉक करने के लिए 15,000 रुपए मांगा जा रहा था और दबाव बनाया जा रहा था। हम तंग आकर निगरानी को सूचना दी है और हमारा 15,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वही संबंध में निगरानी डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि बालेश्वर कुमार ने निगरानी विभाग को उसकी सूचना दी थी, जिसके एवज में ये कार्रवाई की गई। हमको बहुत दिन से मैंने अंचल में दौड़ रहे थे, तो 15,000 रुपया के मांग किया गया था। जमाबंदी के अनलॉक करने के लिए लॉक है जिसका हमारा ज़मीन का दाखिल खाद हो सके, और उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था राजकुमार द्वारा। जो बोल रहा था जो 15,000 रुपये लेके आएगा तो हम आगे देंगे, उसके बाद में तुम्हारा OTP से CO के लॉगिन से OTP से तुम्हारा अनलॉक टूटेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आज 6 महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशान है। दिन रात एक कर दिए अंचल में, तभी हमारा बात नहीं सुना जा रहा है। अब पैसा के डिमांड जो किया तो इसके लिए हम पैसा की व्यवस्था करके वहाँ पर गए थे, उसके बाद दिए तभी सब पकड़ा गया। तो पैसा दिए हैं जी, पैसा निगरानी से पहले से आप बता चुके थे? जी, पहले बता। कितना पैसा दिए हैं? 15,000 रुपया। भोजपुर जिले के ज्ञानपुरा गांव में गलवान घाटी के शहीद चंदन कुमार यादव का छठा शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। दरअसल शहीद स्मारक स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और परिजन पहुंचे और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण और शोक सभा का आयोजन किया गया। वहीं शहीद के परिजनों ने कहा कि उनका बलिदान पूरे देश के लिए प्रेरणा है। वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और कविताओं के माध्यम से शहीद को याद किया। पूरा गाँव तिरंगे और फूलों से सजाकर शहीद को नमन करता नजर आया। आज शहीद मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी के दौरान एक पक्ष के बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर ने खुद को आग लगा ली। दरअसल एसपी योगेंद्र कुमार के अनुसार वार्ड 5 में 35 पुलिसकर्मी, सीओ बेनीपट्टी और न्यायालय कर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई चल रही थी। तभी राजेंद्र ठाकुर घर से आग लगी की हालत में बाहर निकले। उन्होंने दूसरे पक्ष पर आग लगाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने आग बुझाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद भीड़ ने कोर्ट कमिश्नर रत्नाकर झा को आधे घंटे तक पिटाई कर दी। दरअसल पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला। वही अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद और अपर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह मौके पर से निकल गए। फिलहाल मौके पर काबू किया गया है। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में संविदा बहाली से जुड़े मामले को लेकर प्रशासनिक विवाद सामने आया है। दरअसल आरोप है कि बीडीओ के स्थान पर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रधान सहायक की मिलीभगत से नियमों के विरुद्ध प्रस्ताव जिला कार्यालय भेजकर संविदा अवधि बढ़ाई गई है। इस मामले की जांच जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जांच फिलहाल टल गई है। सामाजिक कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि संबंधित पक्ष का कहना है कि सुनवाई के कारण प्रक्रिया
प्रक्रिया में लंबित हुआ है। कि सरिया प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के बिना कार्यालय में क्षेत्र से फील्ड में थे तो सांख्यिकी पदाधिकारी और बारा बाबू प्रसाद शाह के द्वारा मिली भगत से सांख्यिकी पदाधिकारी से लेटर संविदा बहाल करने के लिए लेटर जिला में भेज दिया गया। जो काम प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा होना है वो इन लोगों के द्वारा जाली कार्य किया गया और वीडियो साहब को मालूम भी ये चीज़ नहीं है। फिर भी जब आवेदन देने के बाद भी कहते हैं कि जहाँ जाना है जाइए, कुछ नहीं होगा। उसके बाद नियमावली भी है कि संविदा संबंधी कोई भी कार्य पत्राचार या निविदा निष्पादन केवल वीडियो के प्रशासनिक नियंत्रण और अनुमति। वो विजय कोल्हुआ का आरोप लगाया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्थान पर प्रधान सहायक ने गलत दस्तखत करके भेजा है, जबकि जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच किए हैं इसकी प्रतिवेदन पुनः फिर जिला को भेज दी गई है। तो इसमें किसका हस्ताक्षर किया गया? प्रखंड विकास तत्कालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी भ्रमण के क्रम में रहने के कारण वो सांख्यिकी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजी गई है। इसमें कौन थे सांख्यिकी पदाधिकारी? अभी वर्तमान में जो है सुनील कुमार। मुजफ्फरपुर जिले के इसरिया प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मंगलवार को चावल वितरण के दौरान गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया। दरअसल सेविकाओं ने आरोप लगाया कि प्रत्येक केंद्र को बिना मांग और बिना तोल किए जबरन 2-2 बोरा अरवा चावल दिया जा रहा है। इससे सेविकाओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। वहीं एक सेविका ने बताया कि बोरे का वजन जांचे बिना ही वाहन पर लाद दिया जाता है, वहीं विरोध करने पर उनकी बात नहीं सुनी जाती। वहीं गोदाम के सहायक मैनेजर ने दावा किया कि सभी बोरे 50 किलो के हैं और नियमानुसार वितरण किया जा रहा है। वहीं मामले को और गंभीर तब माना जा रहा है जब गोदाम परिसर में पान की पीक और गंदगी भी देखने को मिली। वहीं सरकार जहां गुणवत्तापूर्ण और पोषक तत्वों से युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं वितरण व्यवस्था पर उठ रहे सवाल जांच के घेरे में है। वहीं स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। करता है मैंने वजन अब पूरा चाहिएगा, उतना कहाँ मिलता है। तौल के आपको मैंने प्रत्येक बोरा तोलवाते हैं आप लोग की नहीं? नहीं, एक बार तोलवाए हुए थे तो बोरा परफेक्ट हुआ था। इस पर सवाल हम लोग उठाए हुए थे, लेकिन अब पर मंथ मैंने नहीं होता है उस तरह। अभी तो सीधे देखा जा रहा है कि हाँ उस तरह होता है। बोरा फटा उटा भी है। हाँ, सब लोड कर दिया जाता है। हाँ? सब लोड कर दिया जाता है डायरेक्ट। हाँ तो लोड हो ही रहा है। अब सुनने में आया कि अरवा चावल भी दिया जा रहा है। नहीं, अब उसना मिल रहा है, कई महीना से पहले मिलता है। आप लोग कहाँ आए हैं? आंगनबाड़ी के चावल उठाने के लिए। परिजन हुए आंगनबाड़ी का सब क्या के ना, तो चावल यहाँ मिल रहा है। तो चावल देख रहे हैं कि डायरेक्ट लोड हो रहा है। मैंने आप लोग तोलवा के जाँच किए हैं कि नहीं? वजन करके कुछ बताए हुए थे कि मैंने कि 50 kg का है लगभग, उसमें 150 ग्राम कम हो चाहे ये हो, लेकिन उसी हिसाब से लोड कर रहे हैं। सुने में कि अरवा चावल भी दिया जा रहा है। अरवा चावल का तो कोई अलाउड नहीं था, लेकिन मिल रहा है। तो कितना बोरा डाला जा रहा है? एक केंद्र पर 2 बोरा है ना, जबरन दिया जा रहा है। ये अरवा चावल आया था आज 360 बोरा, लगभग 180 क्विंटल के आसपास। तो जो आया है वही हम दे रहे हैं। तो चावल वितरण के गुणवत्तापूर्ण चावल देना था सर, लेकिन ये अरवा चावल के मामला जो आ रहा है, तो ये आया है SWC से ही, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से। तो वही चावल हम लोग दे रहे हैं, जिसमें मान लीजिए जिसका 4.5 क्विंटल है तो उसमें 2 बोरा दिया जा रहा है अरवा चावल और बाकी 7 बोरा दिया जा रहा है उष्णा चावल। सर बिना तौले हुए भी चावल मैंने देखा जा रहा है कि बोरा मैंने लादा जा रहा है और लोग से भी क्या लोग आवाज़ उठा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में सरकार के निर्देशानुसार बगहा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 5 तक विभिन्न स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल भी की। दरअसल बगहा 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर
KBN सिंह ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में कुल 9 स्थानों पर स्वास्थ्य सहयोग शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जा रहा है तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी और जागरूकता की प्रदान की जा रही है। दरअसल नगर परिषद द्वारा सभी शिविरों के लिए नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। वहीं वार्ड संख्या 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित शिविर में नगर योजना पर्यवेक्षक चंदन कुमार नोडल पदाधिकारी के रूप में मौजूद रहे और लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। में जो है सो हरनाटार PSC अंतर्गत 4 जगह ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ है सहयोग शिविर और नगर परिषद के अंदर 5 वार्ड में 1 वार्ड से लेकर के 5 वार्ड तक जो है सो सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। जो सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और अन्य सभी सेवाएं क्या जहां कहीं भी दिक्कतें होती हैं पब्लिक को उससे संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसका निपटारा एट ए टाइम किया जाता है और हम लोगों को दायित्व स्वास्थ्य विभाग का मिला है और हम लोग उस पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। क्या जगह लगाया था? 4 जगह ग्रामीण क्षेत्र में लगा है और 5 जगह शहरी क्षेत्र में लगा है। जगदीशपुर में आयोजित सहयोग शिविरों और जन कल्याण शिविरों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पंचायत, प्रखंड कार्यालय और पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में जनता की समस्याओं की सुनवाई की गई। दरअसल जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी आवेदनों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाए, अन्यथा लापरवाही पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभिन्न पंचायतों में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की और कुछ स्थानों पर व्यवस्था की सराहना की। वहीं शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जबकि अधिकारियों ने समाधान की प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। आज जगदीशपुर प्रखंड के दलीपुर पंचायत में ये सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर से पहले ही हमारे कर्मियों, पदाधिकारियों ने घर घर जाकर 112 आवेदन लाभुकों के विभिन्न सेवाओं के एकत्रित किए थे, जिसमें से 84 से अधिक निष्पादन कर उनका वितरण भी किया जा रहा है। आज राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जिन लोगों ने शौचालय बना लिया था उनका 12,000 का किस्त है। और आज भी जो सहयोग शिविर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 150 से अधिक लोग आए हैं। लोगों से मेरी बात भी हुई, कई लोग हेल्थ कैंप्स में भी अपना चेकअप करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों का पेंशन का, जीवन प्रमाणीकरण का समस्या है, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का है, या फिर रेवेन्यू में परिमार्जन, म्यूटेशन या अन्य तरह की समस्या है। तो हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। जितने भी आवेदन आज प्राप्त किए जा रहे हैं उनको डिजिटाइज कराया जाएगा और 30 दिन में उनका विधिवत निष्पादन करना है और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हुआ है। 112 आवेदन प्री कैंप आना और अभी भी 150 से 200 से अधिक लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। सरकार की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि जो भी आवेदन ग्रामीणों के हैं उनको अलग अलग न जाना पड़े, उनके पंचायत में ही सभी कर्मी बैठें, उनके आवेदन को रिसीव करें, उनको डिजिटाइज करके 1 महीने में विधिवत निष्पादन करें। शिविर लगा हुआ है, क्या क्या योजनाओं को जो लाभुक आ रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है। मैंने मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सहयोग शिविर में सारे मीडिया बंधु जो चौथा स्तंभ है जो जुटे हुए हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता से लोग पूछताछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तरारी जंगल पंचायत में जो शिविर लगा हुआ है, सारे विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सारे विभाग के लोग बैठे हुए हैं और सारे पब्लिक जो आ रहा है उसका जो काम कर रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है तो अपना सिस्टमेटिक ढंग से जो कार्य लोग कर रहे हैं और अपना अच्छा से बता रहे हैं। जी, इसे देखा जा रहा है कि ऑन द स्पॉट इसका निवारण भी किया जा रहा है। स्पॉट निवारण नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जो भी लाभुक आ रहे हैं उनका कागज लिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर आपका कार्य को कर लिया जाएगा। इसलिए कि अभी स्पॉट पर नहीं काम किया जा रहा है कि यहाँ लगा हुआ है, यहाँ बहुत सारे भीड़ है तो वो लोग कैसे कर पाएंगे, इसलिए सबको लेकर आपत्ति लोग दे रहे हैं अपना।
धनबाद जिले के गोविंदपुर में 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सांसद ढुल्लू महतो ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर स्थल का निरीक्षण कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं सांसद ने क्षेत्र में गहराते जल संकट पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद राज्य सरकार की विफलता के कारण आज जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दरअसल हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास कार्य करने के बजाय झारखंड की कोयला, बालू, लोहा और खनिज संपदा को लूटने में लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब जाग चुकी है और आने वाले समय में बीजेपी की जीत निश्चित है। नल जल मिशन के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे पैसा को दे दिया और उस पैसा को राज्य सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा उसको छितर बितर कर दिएगा। उसी पैसा से तो उसका सूद से, उसका इंटरेस्ट से तो आज सारा काम कर रहे वो। इनके पास है क्या? ये तो इनके पास तो राज्य सरकार के पास सिर्फ है चोरी करवाना, कोयला, बालू, लोहा, ये सब चोरी करवाना है। दूसरा काम तो है नहीं। विकास का काम एक भी बता दीजिए। अभी आप भी धनबाद में, हम भी धनबाद में, एक भी कोई काम दिखा दीजिए कि राज्य सरकार की योजना चल रहा है। ये तो आपको भी आकलन करना होगा और आपके माध्यम से ही हम सब जरूर जनता के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे और सारे लोग समझ रहे हैं। आज उसी का परिणाम रहा आतंक, अत्याचार का अंत जिस प्रकार से बंगाल में हुआ, झारखंड प्रदेश में भी आतंक और अत्याचार बढ़ा है, चरम सीमा पर है। चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, लूट, कोयला चोरी, बालू चोरी, जो जहां पे जो सक रहा है लूटने के लिए वो लूट रहा है। तो यहाँ के लोग भी त्रस्त है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है झारखंड प्रदेश के देवतुल्य जनता ने आने वाला समय में ऐतिहासिक मतों से अपना मत देकर यहाँ पे सरकार बनाएगी। सांसद जी, हजारीबाग से लेकर अनेक जिले से हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता एक दूसरे से मनभेद में है, उसको मिटाने के लिए कुछ सशक्त तैयारी है आगामी? नहीं, कोई इस तरह का कोई बड़ा कोई मनमुटाव नहीं है। घर में, परिवार में भी अगर 5 सदस्य होता तो थोड़ा बहुत कभी मनमुटाव होता है, मगर हमारे पार्टी में इस तरह का मनमुटाव नहीं है। हम लोगों को तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इस तरह का अगर है सूचना तो दीजिए, हम लोग उसको मनमुटाव को मिटाएंगे। आपके नजर में है तो, हमारे नजर में तो नहीं है। हमारी पूरी पार्टी एक परिवार के तहत हम लोग चलते हैं और परिवार के लोग जिस प्रकार से एक दूसरे को मदद करते हैं उसी प्रकार पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग एक, चाहे आम लोग हो या एक पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग परिवार के रूप में उसको मानते हैं और हम लोग उनको हर दुख सुख में साथ देते हैं। आज एक बात बता दीजिए, एक भी कार्यक्रम तो दिखाइए, कांग्रेस या जेएमएम का एक कार्यक्रम तो दिखा दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार में नहीं, उसके बाद भी 24 घंटा जनता के हर सुख दुख के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। आप देखिएगा कहीं पे कोई किसी तरह का दुर्भाग्य से घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ा कोई किसी के यहाँ जाके वहां पे देखिएगा तो भाजपा का ही करता मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12th जून। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार। इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can.
I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI, belief called I. I can fly above imagination. बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम। उप्स, जीरो जजमेंट। एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग मेक्स माई वर्ल्ड ब्यूटिफुल। इसीलिए तो एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा। नंदन विला, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन सुरक्षा, सभी सुविधाओं से लैस 3 and 5 BHK विला। नंदन विला, ऑपोजिट गया एयरपोर्ट, विहार। डेवलप्ड बाय नंदन हाइट्स LLP। संपर्क करें 6203592707 और 9334457379। बुकिंग जारी है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अबुकाया फास्ट 52B स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, TVS सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल थर्मोकूल, वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। सरकारी संपत्ति पर राजनीतिक कब्जे के आरोपों के बीच बाराबनी ब्लॉक प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए पांचगुछिया राजीव चौक भवन को सील कर दिया। दरअसल पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में प्रशासन ने स्वर्गीय मनिका की स्मृति नामक भवन के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, जिससे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह भवन मूल रूप से एक सरकारी सामुदायिक भवन था, लेकिन लंबे समय से इसका उपयोग तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। यह भवन पूर्व बाराबनी विधायक तथा वर्तमान आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्यक्ष की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। वहीं मंगलवार सुबह बाराबनी ब्लॉक प्रशासन के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भवन को सील कर दिया गया। वहीं भवन पर एक सरकारी नोटिस भी लगा दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह सरकारी संपत्ति है और बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित है। ওটাকে কমিউনিটি হল হিসেবে ওখানকার মানুষ করতে কমিউনিটি হল হিসেবে থাকতো, আমরা ওখানে থাকতাম। বলবো আর কি, মানে যা যা চলছে বলে আর কি পাবো। তরফ থেকে অফিসে সিল করা হয়েছে এবং খবর পেলাম যেটা নাকি ভিডিও আমাদের এসেছিল ব্লক ডেভেলপমেন্ট পরিষদ বারাবণী, তিনি নাকি বলে গিয়েছে যে এটা সরকারি জায়গার মধ্যে হয়েছে, এটাকে তাড়াতাড়ি এটা কি সরকারি জায়গার মধ্যে বটে, বলছে সরকারি সম্পত্তি। সেটা আমি বলতে পারছি না। আপনি কি জানতেন যে সরকারি সম্পত্তি মানে সরকারি জায়গায় এই পার্টি অফিসটা হয়েছে? সেটা বলতে পারছি না। এটা কি কাদের পার্টি অফিস ছিল? এটা তৃণমূল। আজ সকালে এসে কি দেখছিলেন? যেদিন আমাদের 4 তারিখে
সরকার গঠন হয়, মানুষের রায়ে ভারতীয় জনতা পার্টি আশীর্বাদ পায়। তো সেই দিনে আমি বলেছিলাম যে আপনারা দেখেছেন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে দখলদারি ছিল তৃণমূলের, তার থেকে বারাবণীও বিরত ছিল না। এবং বারাবণীর বিধায়ক, তৎকালীন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় জোর করে ওই যে বিল্ডিংটা ছিল সেটা সরকারি। हरियाणा में एसआईआर मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी वोटों को छांट कर काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कई राज्यों में सामने आ चुकी है और अब हरियाणा में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल डॉक्टर गुप्ता ने राज्य में बेरोजगारी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और युवाओं में बढ़ते गुस्से की बात कही। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और नशा मुक्ति के लिए लड़ाई जारी रहेगी। तौर पे कहना चाहता हूं कि एसआईआर चुनाव कमीशन एक बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गया। छाट के विपक्षी दल के वोटों को काटा जाता है और बीजेपी से संबंधित लोगों को प्रमोट इसमें किया जा रहा है। और ये प्रक्रिया सारे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पे हुई है, सब जगह से इसकी कंप्लेंट आई है। अभी इन्होंने हरियाणा में शुरुआत की है और हरियाणा में इनका ये कहना है कि भाई हम एक बार भेजेंगे, नहीं मिले तो फिर वोट कट जाएगी। हरियाणा में वर्किंग लोग भी बहुत हैं, ये स्थिति उचित नहीं है। एक सर नोटिफिकेशन जारी किया है हरियाणा सरकार ने कि कोई भी पार्टी अगले महीने तक कोई रैली नहीं कर पाएगी या कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगी या कोई जयंती जो कार्यक्रम। ये एक संकुचित मानसिकता है। पहले इन्होंने सचिवालय के अंदर प्रेस पे बैन लगाया था, अब चारों तरफ जो बेरोजगारी फैल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, सारा युवा गुस्से के अंदर है। ये चाहते हैं कि हरियाणा का युवा। आंध्र प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी के लीगल सेल के वाइस प्रेसिडेंट अब्बाई चौधरी ने आरोप लगाया है कि राज्य में कुछ विधायक गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और आम लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने आपको बता दें कि ताड़ेपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के देंदलू विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल अब्बाई चौधरी का दावा है कि एक मौजूदा विधायक ने नशे की हालत में आधी रात एक वकील के घर पर जेसीबी से हमला किया, जिससे जानलेवा स्थिति पैदा हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। I don't think anywhere in the country such an incident would happen, or you could even imagine that such incidents could happen. A sitting MLA of Chandrababu Naidu's Kutami government went rogue. Literally, he went rogue. He was intoxicated. In the midnight, he has taken a JCB and he went to a lawyer's house. The lawyer also is part of a legal cell of Telugu Desam Party, is the vice president of Telugu Desam Party. He went there in the midnight, intoxicated, and he wanted to kill him. And they were at least 3 hours. The entire public of Elur and Dendalur are completely terrified in the state. The state has woken up seeing these images and seeing these pictures, was shocked. What is really happening in this state? Is there a rule of law? Is there a new set of law for if somebody is an MLA? Is he above the democracy? There is no rule of law for him. I mean, what's shocking to me even today is Chandrababu Naidu keeps on preaching that an incident happened. झाड़ग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी की एक साजिश को नाकाम किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान प्याज से लदे एक ट्रक को रोका गया, जिसमें गांजा छिपा कर ले जाया जा रहा था। दरअसल तलाशी के दौरान प्याज की बोरियों के पीछे से करीबन 60 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
এটার সঙ্গে দেখুন সেম কালার হলো ক্যামেরায় দেখা এই যে কালার আছে আমাদের কি উড়িষ্যা कठुआ में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ताज़ा मामला हाउसिंग कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक सरकारी कर्मचारी की घर के बाहर खड़ी कार को चोरों ने निशाना बनाया। दरअसल बीती रात अज्ञात चोरों ने कार के चारों टायर खोलकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार के लोगों ने कार को बिना टायर के देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। इस अनोखी चोरी की वारदात ने कॉलोनी के निवासियों में दहशत और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और सफाई मिलेगी बड़ी अच्छी। और जो आपने देख ली कितने दिनों से हड़ताल है, बिल्कुल 22-23 किसी को शर्म है इस बात के लिए? अब कल सुबह इस सफाई के लिए आप और सारे 5:15 बजे सारे उठ के पूरी सफाई का मुआयना करेंगे। बिल्कुल राइट, उस समय सफाई की बात करेंगे। शहर में क्या अब बारिश हुई है, कीड़े पड़ेंगे बिल्कुल और ये शहर में जाएंगे और इतनी बीमारियां फैलेंगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? उन गरीबों की तनख्वाह बढ़ाते तकलीफ क्या है? जब इलेक्शन लड़ते हो तो फुर्ती तो बड़ी मारते हो। अब आपकी सरकार है, अब ये सरकार तो इस समय उमर साहब की है। उमर साहब को अपनी गवर्नमेंट में क्या इशू है, ये जो सबसे प्रायोरिटी है वाल्मीकियों को एडजस्ट करना, इनकी नौकरी को पक्का करना। अगर कहीं इसमें हिज एक्सलेंसी इन्वॉल्व है तो वो भी बात करनी चाहिए आपको। लेकिन काम कटरा स्थित पवित्र माता वैष्णो देवी धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल गर्मियों की छुट्टी के चलते देश भर से बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक ही दिन में करीबन 50,000 श्रद्धालुओं ने भवन पहुंचकर दर्शन किए। वहीं कटरा से लेकर भवन तक लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जहां भक्त घंटों इंतजार के बाद माता के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद है और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। दरअसल प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कतारबद्ध तरीके से दर्शन करें। ये देख लो जी, इस समय सीआरपी वाले पुलिस वाले भीड़ जो है वो जबरदस्त भीड़ बनी हुई है जी भक्तों की। ये देख लो जी। कौसाम्बी में समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सपाइयों ने धरना देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा सांसद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटालों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए जमीनी स्तर पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शन के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बेरोजगारी किस तरीके से लगातार हमारे नौजवानों के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं और अभी खास करके इस चलचलाती हुई गर्मी में जिस तरीके से गरीब जनता को बिजली विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे आज हम लोग एक शक्ति प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन डीएम साहब को देंगे इस सरकार के विरोध में। डिप्टी सीएम साहब पहले पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे। आप सभी लोग जानते हैं कितने हजारों लाखों करोड़ का बजट है वो। 5 साल में हम मिला दें कितने करोड़ बन जाएंगे। अभी बड़े बड़े मंत्रालय के मंत्री हैं, कितने हजारों करोड़ का बजट है। और वहां पे वो बयान मैंने भी सुना। बेरोजगारी। फिलहाल तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक फाइल्स बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आज
आशियाना एक फाइल दिल में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12th जून। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। उत्तम गर्ल्स हॉस्टल, आधुनिक सुविधाओं से लैस, 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा, परिसर में सुरक्षा हेतु 24 घंटे गार्ड मौजूद, मेस की सुविधा भी उपलब्ध। उत्तम गर्ल्स हॉस्टल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, रांची। संपर्क करें 9304430785 और 7765888037। कौन है ऐसा जो बोल के नहीं करके दिखाते हैं? एथिक्स, ट्रस्ट और फैमिली वैल्यूज को धर्म की तरह निभाते हैं, जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं और देश मजबूत बनाते हैं। एक ही है ऐसा, टेसा। एक्शन टेसा, कोई नहीं है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में बड़े अमंगल भंडारा वितरण कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी। दरअसल उन्होंने बड़े मंगल की परंपरा को लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही अयोध्या प्रकरण, SIT जांच, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। दरअसल ओवैसी के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं इस विषय में कुछ इसलिए नहीं कह चाहता हूं, मैं चाहता हूं अधिकारियों की SIT कौन करेगा। और मैंने तो यहां तक कहा कि जो वहां सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया।
महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता या उनको सुविधाएं दी होती या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं उठाता कोई। अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। अभी तक तो कल ब्राह्मणों की बैठक कल है, कल ब्राह्मणों की बैठक करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आपको लगता है कि बड़े नाम सामने आ रहे हैं? वहीं लखनऊ के चौक स्थित इरफानिया मदरसे में मुहर्रम के मद्देनज़र शासन प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दरअसल बैठक में मदरसे के प्रबंधक सहित डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित, एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल अधिकारियों ने मुहर्रम को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की लोगों से अपील की। वहीं डीएसपी पश्चिम ने कहा कि मुहर्रम गम और इबादत का महीना है तथा करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। 16 जून 2026 को मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है, लिहाजा यकुम मुहर्रम कल यानी 17 जून को होगी और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम 26 जून 2026 को है। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जलसे और जुलूस के सिलसिले में जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए और अपने अपने जलसों में या मजालिस में कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे कि किसी की भी दिल आज़ारी होती हो या किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों, क्योंकि मजहबी सब में मीटिंग की जा रही है और सभी से ये अपील की जा रही है कि अच्छे माहौल में इसे संपन्न कराएं। साथ ही सभी विभागों के साथ मीटिंग की गई और मीटिंग करके ये देख लिया गया कि क्षेत्र में सारी जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो पूर्ण हो गई कि नहीं। आज सभी के साथ भ्रमण कर लिया गया और जो कार्य अधूरे थे उस संबंध में भी सभी को बता दिया गया। कल दोपहर 2 बजे तक का समय सभी को दिया गया है जब वो सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पीएससी की ड्यूटी लगी है, आरएएफ की ड्यूटी लगी है, सिविल फोर्स लगा हुआ है, सादे कपड़े में ड्यूटी लगी है, HHMD से भी। और नदिया जिले के फूलिया बालिका विद्यालय की कक्षा 11 की छात्राओं ने अतिरिक्त शुल्क वसूलने के आरोपों को लेकर मंगलवार को बीडीओ कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि प्रवेश, एडमिशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जा रही है। वहीं मामले को लेकर प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और विद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक हुई, जिसमें स्कूल प्रशासन ने फिलहाल कोई अतिरिक्त फीस नहीं लेने का आश्वासन दिया। साथ ही भविष्य में शुल्क संबंधी सभी जानकारी छात्राओं और अभिभावकों को स्पष्ट रूप से देने की बात कही गई है। তোমাদের দাবি কি? দাবি হচ্ছে আমাদের এই ডোনেশন নেওয়াটা বন্ধ করতে চাই। নিয়ে আসি কতদিন ধরে চলছে এরকম? এটা 2024 সাল থেকে। আচ্ছা, নতুন টিআইসি চেয়ারে বসার পর থেকে আর ডোনেশন এটা অনেক আগেই গার্জিয়ান মিটিং করে 200 টাকা ডোনেশন করা হয়েছিল, বাড়ানো হয়েছিল। কারণ আমার 11-12-এ সাফিসিয়েন্ট সাবজেক্ট টিচার নেই, আমার ওখানে 2জন পার্ট টাইমার ছিল বা আছে, এখনো আছে। সেক্ষেত্রে তো এটা তো রুলস ব্রেক হয়েছে এইসব মতো সরকারি। একটু তো হয়েছে। এই যে আমাদের দেখুন কম্পোজিট গ্র্যান্ট তো আমরা খুব বেশি পাইনি। আমার এত বড় স্কুল, প্রায় ধরুন নিয়ার অ্যাবাউট তো 3000-এর কাছাকাছি মেয়ে, তাদের সারা বছরের পরীক্ষা, এত খাতা, এত কোশ্চেন, এত ইলেকট্রিক বিল। ছাত্রীরা অভিযোগ করলো রীতিমতো বিডিও অফিসে বিক্ষোভ, তারপরে আপনারা আলোচনা করলেন এবং তাদেরকে বোঝালেন। কি বলবেন এবং কি কি এখনো পর্যন্ত অসুবিধা রয়েছে বা যেগুলো ইমপ্রুভ করা যেতে পারে? ওরা তো বাচ্চা, খুব অল্প বয়স, ওরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। তাই এসেছিল বিডিও অফিসে, আমি ম্যাডামকেও ডেকেছিলাম, উনিও এসেছিলেন, সম্মানীয় প্রধান শিক্ষিকা এসেছিলেন গার্লস স্কুলে। বিষয়টা হচ্ছে আলোচনা হয়েছে, ছোট ছোট বিষয়, সেগুলো নিয়ে হয়তো একটু মানে আবেগী হয়ে পড়েছে, তার জন্য একটু বিক্ষোভ দেখিয়ে ফেলেছে। আমি নিয়ে এসে বসিয়ে আমাদের হল ঘরে বসিয়ে কনফারেন্স রুমে।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक फीड की बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अगर इस महीने के अंत तक कीमतों में कमी नहीं आई तो 1 या 2 जुलाई को किसानों के साथ मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जगनमोहन रेड्डी ने किसानों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि फीड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से सेक्टर संकट में है। उन्होंने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर कीमतें नियंत्रण करने की मांग की है और किसानों को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। ఎదుర్కొంటా ఉన్న ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇటు పరిస్థితుల్లోనూ ఈ ప్రభుత్వం మీద ఈ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్న ఈ పనుల మీద రైతుల తరపున ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా తోడుగా ఉంటుంది, పోరాటం చేస్తుంది మీ అందరి తరపున. ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండేది రాష్ట్రం మొత్తం చూసేట్టుగా జూలై 1-2 తారీఖులు మనం నా ప్రోగ్రాం పెట్టే లోపల ఇళ్లలో పరివర్తన వచ్చి ఇళ్లలో ఏదైనా మార్పు వచ్చి ఈ 10 రూపాయలు ఏదైతే పెంచినారో ఇప్పుడు 10 రూపాయలు 12 రూపాయలు ఏదైతే రేట్లు పెంచినారో ఆ పెంచింది తగ్గిస్తారేమో అని ఆశిద్దాం. ఆ పెంచింది తగ్గించే దానికోసం టైం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. జూలై 1 తారీఖు దాకా టైం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఒకవేళ జూలై 1 దాకా కూడా తగ్గించని పరిస్థితి కనిపిస్తే జూలై 1 తారీఖు ఇద్దరు విషయం మన ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా పెట్టండి, प्लान చేయండి గట్టిగా అందకో. उन्ना में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत हाउस लिस्टिंग और आवास गणना का कार्य शुरू हो गया है जो 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। दरअसल इस दौरान एनुमरेटर और सुपरवाइज़र घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। दरअसल जिलाधीश जतिन लाल ने बताया कि जनगणना का उद्देश्य देश की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कर्मियों को सही जानकारी दें और इस राष्ट्रीय कार्य का पूरा सहयोग करें। और अब से हमारी जो जनगणना है, हाउस लिस्टिंग है, जो घरों में जाकर हमारे एनुमरेटर और सुपरवाइजर जाएंगे, उसकी जनगणना का कार्य आज से शुरू होगा और ये 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। तो सभी मेरे मीडिया के बंधुओं से के माध्यम से पूरे ऊना वासियों से ये अपील है कि हमारे जो भी एनुमरेटर्स और सुपरवाइजर आपके घरों में आकर आपसे जो जनगणना की जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे, जो डाटा वो मांगेंगे, कृपया उन्हें सही डाटा प्रोवाइड करें। आपका ये जो डाटा है इसको गुप्त रखा जाएगा और जो ये जनगणना है वो इसलिए की जाती है ताकि जो हमारे भारत सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा संचालित जितनी भी स्कीमें हैं उनकी जो लाभ हैं आपको मिल सकें, उचित तरीके से मिल सकें, सही समय पे मिल सके। उन लाभ को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक फाइज बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइव में आके आशियाना, एक फाइव दिल में रहना। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12th जून। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा। रफ्तार नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को मिलेगी आउट ऑफ टर्न नौकरी। समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश। अगस्त में जारी होगी विज्ञप्ति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खत्म होगा इंतजार, जल्द होगा नई कार्यकारिणी का ऐलान। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही प्रदेश प्रभारी दिल्ली से ला सकती है खुशखबरी। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 92% पूरा हुआ गणना फॉर्म वितरण का काम। राजधानी देहरादून, नैनीताल में धीमी रफ्तार चलेगा विशेष अभियान। देहरादून में वकील गोलीकांड के बाद हाईवे बाधित करना पड़ा भारी। पुलिस ने 12 नामजद समेत 100 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ दर्ज की तहरीर। अब होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आउट ऑफ टर्न नौकरी पर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग से संबंधित कई विषयों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आउट ऑफ टर्न जॉब की विज्ञप्ति अगस्त तक जारी की जाए। उन्होंने कहा कि इस काम को विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करे। इसके साथ ही खेल मंत्री ने खेल विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए जल्द से जल्द नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही नई खेल नीति बनाने और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने के भी कहा है। आज जो है खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और उस बैठक के अंतर्गत में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई है, जो पूर्व की बैठक में भी चर्चा का हिस्सा था। और उस हिस्से के चर्चा में जो दिशा निर्देश दिए थे पूर्व की बैठक में, आज सफलता ये मिली कि हमारे को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के लिए जो है वो चीफ कोच की अनुमति जो है वो हमें मिल गई है। निश्चित रूप से उनकी अनुमति मिल जाने के कारण हम बहुत जल्द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स करके हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए मैंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि आगामी आने वाले इस बरसात के उपरांत जो है हम इस पर तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए इसकी शुरुआत हम लोग करें। यानी कि संभावना इसकी दिख रही है जो अगस्त या जुलाई एंड तक में हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर दें, ताकि जो है हमारे बच्चे वैसे ही ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, अब और अधिक देरी ना हो, क्योंकि कई बच्चे संपर्क भी कर रहे हैं और कई बच्चे अपनी आयु को लेकर भी चिंतित हैं। तो इसके लिए भी साफ साफ बता दिया गया है कि हम अगस्त से सितंबर में इसकी विज्ञप्ति निकालते हुए इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत परिवार की पहचान में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस कानून की बीजेपी विधायक महेश जीना ने तारीफ की है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही देश के साथ प्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। आप देख ही रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और उत्तराखंड में कार्य कर रही है, लगातार महिला सशक्तिकरण पे कार्य हो रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में परिवार कानून लागू हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और आज हर घर की वह महिला जो 18 साल से बड़ी हो जाएगी वो परिवार की मुखिया कहलाएगी। और आपने देखा अभी 2,54,000 महिलाएं
लखपति हमारी 2027 के विधानसभा चुनाव को समय से पहले कराए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। उधर दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने इसका जिम्मा भारतीय निर्वाचन आयोग पर छोड़ने के लिए कहा है। ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि फरवरी में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा और अर्धकुंभी है। ऐसे में चुनाव तय समय से पहले होंगे या तय समय पर, यह कहना मुश्किल है। उनका कहना है कि तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को देखते हुए निर्वाचन आयोग अंतिम फैसला लेगा। देखिए, चुनाव किसी भी राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उसमें लगता है, तो ये बात सही है कि कुंभ भी है और जनगणना का दूसरा फेज फरवरी माह में शुरू हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं असीमित रहती हैं, इसलिए अभी यह कहना कि चुनाव प्रीपोन होंगे या सही समय पे होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों प्रकार की संभावनाएं बनी हुई। उत्तराखंड कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी जल्द ही अपने प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होगी, लेकिन जिम्मेदारी प्रभावी चेहरों को दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 2 दिवसीय दौरे में पीसीसी की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। खत्म होगा कांग्रेसियों का इंतजार, जल्दी होगा कार्यकारिणी का ऐलान। प्रदेश प्रभारी लाएंगी खुशखबरी, घोषित होगी नई कार्यकारिणी। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से प्रदेश कार्यकारिणी का इंतजार हो रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को नए सिरे से मजबूती देने की कवायद कर रही है। चर्चा है कि पार्टी हाईकमान छोटी लेकिन प्रभावी टीम बनाने के पक्ष में है, ताकि जिम्मेदार चेहरों की जवाबदेही को तय किया जा सके और बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत बनाया जा सके। दरअसल 2021 के बाद से पीसीसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे तो बदले गए, लेकिन कार्यकारिणी का इंतजार 2021 से कार्यकर्ता करते रहे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि 17 और 18 जून को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा नई कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों के पदों पर भी नियुक्ति की जा सकती है। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी का आकार छोटा जरूर होगा, लेकिन भावी चेहरों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश प्रभारी का जिला अध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों का भी कार्यक्रम है। कुमारी शैलजा पूर्व मंत्रियों और विधायकों से भी फीडबैक लेंगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे की तैयारी में जुटी है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर करण महारा ने तो कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी कुमारी शैलजा की उत्तराखंड से दूरी को लेकर परपंच रचती रही, जबकि ये बीजेपी को जवाब है कि कुमारी शैलजा लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं, लेकिन भाजपाइयों के प्रदेश प्रभारी का पता बदल सकता है। देखिए, प्रभारी जी लगातार प्रत्येक माह कम से कम 2 विजिट उत्तराखंड की कर रहे हैं। वो बड़ी गंभीर हैं सरकार को लाने के क्रम में, और लगातार वो गाइड कर रही हैं। रोड मैप हमारा बन रहा है, 15 से 20 दिन का रोड मैप बनता है, तो उसको फिर मॉनिटर भी करती हैं और आगे के लिए नया क्या हमको करना है उसके लिए वो दिशा निर्देश भी देती हैं। जो कल और परसों 2 दिन का उनका प्रवास है, उसमें वो सारे जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठों से, अनुवासिक संगठनों के अध्यक्षों से, वरिष्ठ जनों से सबसे वार्ता करेंगी। निश्चित ही जब कार्यकारिणी होती है उससे मजबूती मिलती है। कार्यकारिणी आने से प्रदेश अध्यक्ष को काम करने में सुविधा भी होती है, लेकिन क्योंकि ये एआईसीसी और हाईकमान का विशेषाधिकार है और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से निर्णय कर सकती कब घोषित करना उपयुक्त रहेगा, तो वो कब करते हैं ये उनके ऊपर है, पर मुझे लगता है कि जल्दी ही वो इस काम को करेंगे। लगातार 2 चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस 2027 में वापसी की राह तलाश रही है। पार्टी जान चुकी है कि बूथ लेवल पर वर्चस्व ही सत्ता में वापसी करवा सकता है। यही कारण है कि कार्यकारिणी का गठन सीमित चेहरों में हो रहा है। ऐसे में इंतजार पीसीसी के ऐलान का है और उससे भी ज्यादा इस बात का कि पार्टी किन चेहरों से उम्मीद लगाए हुए है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। CWC मेंबर और कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर हमारे संवाददाता सुशांत सिंह ने कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की है। देखिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। SIR का कार्य भी अभी गतिमान है, तो वहीं तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। तो बात करेंगे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CWC मेंबर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। सर, जिस तरह से इस वक्त SIR का काम चल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो चुनाव है वो हो सकते हैं, और बात करें भाजपा की तो काफ़ी तैयारियां वहाँ दिख रही हैं, हलचल तेज दिख रही है। कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। लगातार आप देख रहे होंगे प्रभारी हर महीने कम से कम 1 विजिट या 2 विजिट भी, इस महीने तो दूसरी विजिट उनकी है। और जो विपक्ष का आरोप था कि साहब कांग्रेस की प्रभारी दिखती नहीं, अब वो परेशान है। उनके प्रभारी तो जब से VIP वाला चोट लगी है, सनावर ने मुँह खोला है, तब से उनका आना जाना कुछ कम हो गया है। और बयान भी उनके कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी पे उन्होंने एक बड़ी गंदी टिप्पणी की थी, जबकि उनको अंकिता वाले विषय पे बोलना चाहिए, इतने संतरेसा पे बोलना चाहिए, पिंकी पे बोलना चाहिए, परंतु गौतम कुछ नहीं बोला। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कल फिर से हमारी प्रभारी आ रही हैं, आगे का रोड मैप हमारा तैयार है, उसमें क्या और संशोधन होने वो बताने वाली हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे भी मुलाकात कर रही हैं। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से उनकी मुलाकात है, फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की वो बैठक ले रही हैं। तो बहुत गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। और SIR को लेकर कुछ चिंताएं कांग्रेस की हैं, उन चिंताओं को लेकर भी उनसे चिंतन मनन हमारा होना है। जिस तरह से अब समय काफ़ी कम बचा है और कार्यकारिणी की बात करें, 2021 के बाद कार्यकारिणी नहीं आ पाई, तो कल जिस तरह से कुमारी शैलजा आ रही हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कार्यकारिणी की भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि कार्यकारिणी आ जाएगी और नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं, पर वहीं किसको रखें किसको ना रखें, इस असमंजस में होते हुए अभी तक कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई थी। पर अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कल कार्यकारिणी भी घोषित हो सकती है। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें राजनीतिक रणनीति के तहत होती हैं। अगर प्रभारी जी को और वरिष्ठ जनों को लगेगा कि अभी कार्यकारिणी घोषित करना उचित है तो कर भी सकती है, और अगर लगेगा कि हमको ऐसे ही चलना तो वैसे भी चला जा सकता है। और ये क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बात करें चुनावी मुद्दों की, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं कांग्रेस के, क्योंकि जो अब समय कम रह चुका है, तो क्या कुछ रणनीति अब कांग्रेस की रहने वाली है? हमारी रणनीति सीधी सीधी है। बेरोजगारी, रोजगार, अग्निवीर, ये जो कानून व्यवस्था, उसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध हैं, ये हमारे किसानों की जो समस्या है, इनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। डेवलपमेंट की जो खराबियां हुई हैं उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। जो हमारी परेशानियां लोगों ने विगत पिछले 10 से 11 सालों में झेली हैं, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हम जा भी रहे हैं। और लोगों का अच्छा खासा जुड़ाव हो रहा है, और लोग अब समझ रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही की घटना बैरागी वाले में एक सांप्रदायिक माहौल ख़राब हुआ, सरकार ने आदेश दिए कि जो भी इस तरह के जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, घर डिमोलाइज कर दिए गए। अब गिरफ्तारियां भी लगातार चल रही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पूरी तरीके से बेईमानी मानता हूँ। मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, अन्य चीज़ें भी कही। वो तो BJP के विधायक हैं, क्योंकि देश कानून से चलता है। भारतीय दंड संहिता जो तय करती है उसके हिसाब से होना चाहिए। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को भी अधिकार नहीं वो कानून अपने हाथ में ले ले। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने चलिए वहाँ तो विकासनगर में आपने कार्रवाई की, भाई अभी